नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल एलिफाई नॉलेज में फिर से एक बार स्वागत है। मैं शिप्रा आज आपके लिए फिर से 5 छोटी सी जानकारी लेकर आ गई हूँ। तो आइए चलते हैं जानकारियों की ओर। दोस्तों, पहला, क्या आप जानते हैं कि आपका जो पेट के अंदर जो एसिड है वो एक रेज़र ब्लेड को भी गला सकने की क्षमता रखता है। जी हाँ दोस्तों, आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी मजबूत चीज़ें हैं। जबकि आपके रक्त का पीएच लगभग 7.4 है, आपके पेट के एसिड का पीएच 1 से 2 है। इसका मतलब है कि यह वास्तव में एक मजबूत एसिड है। हालांकि यह हमारा गैस्ट्रिक जूस विभिन्न स्रावों का मिश्रण है, न कि केवल एसिड। लेकिन निश्चित रूप से अगर आपके पेट का एसिड रेजर ब्लेड की धातु को घोल सकता है तो वह खुद भी घुल जाएगा। पक्का ना? यह पता चला है कम से कम एक अध्ययन के अनुसार पेट का एसिड रेजर ब्लेड पर काफ़ी अच्छी संख्या में काम करता है। बेशक तुम्हारे पेट में ब्लेड था या वह नुकसान करेगा, इसलिए शोधकर्ताओं के पास इसका परीक्षण करने के लिए किसी रेजर ब्लेड को निगलना नहीं था। इसकी बजाय उन्होंने इन विट्रो में पेट के एसिड द्वारा धातु के क्षरण का अध्ययन किया, जिसका अर्थ है शरीर के बाहर एक नकली वातावरण में। पॉल के ली एट अल के अध्ययन के अनुसार सामान्य पेट में रेजर ब्लेड का क्षरण काफ़ी तेज़ी से होता है। अब मुझे लगता है कि यह खिंचाव है, क्योंकि इसमें एक रेजर ब्लेड वाला पेट शायद लंबे समय तक सामान्य पेट नहीं होगा और एसोफेगस भी बहुत खुश नहीं होगा। फिर भी शोध के अनुसार दोधारी ब्लेड 24 घंटों के भीतर नाजुक और आसानी से टूटने योग्य हो जाते हैं। उनके मूल द्रव्यमान का केवल 63% होता है। हालांकि आपको ध्यान देना चाहिए कि इस समय सीमा के भीतर पेट के एसिड का पेनिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही इसने डिस्क बैटरी को उसकी समय के भीतर लीक करने का कारण बनाया है। दोस्तों, इसलिए डॉक्टर कहते हैं कि खाली पेट ना रहा कीजिए, क्योंकि खाली पेट रहने से आपके पेट का जो एसिड है वो ही आपके पेट को गलाना स्टार्ट कर देता है, जिसे हम अल्सर कहते हैं। तो अगली बार आप दया करके खाली पेट मत रहिएगा। दूसरा, दोस्तों, क्या आपने कभी आकाश में बादल देखे होंगे? अजीब सवाल है ना? हाँ जी दोस्तों, तो बादल का वजन आपको लगता होगा कितना हो सकता है, क्योंकि मुझे तो बहुत हल्का फुल्का लगता था इस फैक्ट के जानने के पहले। तो चलिए जानते हैं। वे सभी हल्के और भुलक्कड़ लग सकते हैं, लेकिन वास्तव में यह एक बादल बहुत भारी होते हैं। शोधकर्ताओं ने गणना की है कि औसत क्यूमुलस बादल, जो कि वह अच्छा सफ़ेद शराबी प्रकार है जिसे आप धूप के दिन देखते हैं, उसका वजन अविश्वसनीय 5 लाख किलोग्राम होता है। जी हाँ दोस्तों, तो आप सोच रहे होंगे कि ये बादल इतना भारी कैसे हो सकता है। तो आइए जानते हैं। हम उन मेघपुंज बादलों पर जाते हैं। वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया। इस प्रकार के बादल का पानी का घनत्व लगभग आधा ग्राम पानी प्रति घन मीटर है। इसलिए जैसा कि मैट सोनिएक मेंटल फ्लॉस में लिखते हैं, यह एक बॉक्स में एक संगमरमर के बराबर पानी के बारे में है, जो आपके और एक दोस्त के बैठने के लिए पर्याप्त है। बहुत ज़्यादा नहीं। जाहिर है अन्य प्रकार के बादलों का घनत्व बहुत अधिक होगा, लेकिन आइए अभी के लिए क्यूमुलस से बात करते हैं। एक बार जब आप अपने बादल के घनत्व पर काम कर लेते हैं तो आपको यह पता लगाने की आवश्यकता होती है कि यह कितना बड़ा है, जो एक माप है जो व्यापक रूप से भिन्न होता है। पैगी लेमोन, जिन्होंने यूएस नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च में बहुत सारे क्लाउड वेटिंग रिसर्च का नेतृत्व किया, उन्होंने गणना की कि औसत क्यूमुलस लगभग 1 किलोमीटर है और मोटे तौर पर क्यूब के आकार का है। इसलिए यह उतना ही लंबा है जितना कि चौड़ा है। आइए उस पर गणित करें और आपके पास 1 अरब घन मीटर मात्रा वाला एक बादल है, टाइम्स की आपके घनत्व से, और आपको लगभग 5 लाख किलोग्राम का आपका उत्तर मिल जाएगा। दोस्तों, अब सवाल यह आता है कि इतना भारी वजन आसमान में कैसे रहता है? इसे किसी भी क्षण हमारे सिर पर से गिरने से क्या रोक रहा है? शुरू करने के लिए यह वजन एक बिंदु पर केंद्रित नहीं है। यह स्पष्ट रूप से एक विशाल स्थान पर फैला हुआ है। बादल भी
पानी की बूंदों से बने होते हैं, जो कभी कभी इतने छोटे होते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का उन पर शायद ही कोई प्रभाव पड़ता है, और संघनन के कारण बादल वास्तव में प्रसन्नचित्त होते हैं। शायद इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि एक बादल वास्तव में शुष्क हवा की तुलना में कम घना होता है, जिससे वे तैरते रहते हैं, जैसा कि सोनियाक बताते हैं। इट्स ओके टू बी स्मार्ट के एपिसोड में और अधिक जानकारी प्राप्त करें और बादलों के बारे में भी कहीं कभी उसी तरह ना सोचें। तीसरा, दोस्तों, क्या हम ह्यूमन सबसे चालाक और सबसे समझदार है? तो आपकी सोच गलत है, क्योंकि हम इंसानों के जीन में कई अन्य जानवरों के जीन्स शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने के लिए बहुत अजीब लगता है, पर यह सच है। अन्य जीवन रूपों के लिए मानव आनुवंशिक समानता की तुलना करना हमें जीवित प्राणी बनाने वाले 3 अरब आनुवंशिक निर्माण खंडों में से केवल कुछ ही विशेष रूप से हमारे हैं। वास्तव में बाहर पर हमारे मतभेदों के बावजूद मनुष्य 99.9% आनुवंशिक रूप से एक दूसरे के समान है। लेकिन हम अन्य गैर मानव जीवन रूपों के समान कैसे हैं? पता चला हम आपके विचार से बहुत अधिक समान हैं। पहला, वैज्ञानिक विभिन्न जीवन रूपों के आनुवंशिक संरचना की तुलना कैसे करते हैं? तुलनात्मक जीनोमिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है जो विभिन्न प्रजातियों में जीनोम अनुक्रमों की तुलना, उनकी समानता और अंतर के पहचान करने के लिए करते हैं। अनुसंधान का यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है और जीवित चीज़ें समय के साथ कैसे अनुकूलित हुई हैं इसके बारे में बताती है। जीन के बारे में ज्ञान बनाता है और वे हमारे शरीर में विभिन्न प्रणालियों को कैसे प्रभावित करते हैं। कृषि में व्यापक अनुप्रयोग है, विशेष रूप से लुप्तप्राय प्रजातियों के बीच संरक्षण के प्रयासों में। वैज्ञानिकों ने पहले ही 250 से अधिक जानवर की प्रजातियों के साथ साथ 50 पक्षी प्रजातियों के जीनोम का अनुक्रमण किया है। शायद आश्चर्यजनक रूप से चिंपांजी जानवरों के साम्राज्य में हमारे सबसे करीबी आनुवंशिक रिश्तेदारों में से एक है। हमारी समानताओं के कारण चिंपैंजी की प्रतिरक्षा प्रणाली मनुष्य के समान होती है, जिसका अर्थ है कि वे एड्स और हेपेटाइटिस जैसे वायरस के लिए अति संवेदनशील होते हैं। हालांकि चिंपैंजी हमारे सबसे करीबी रिश्तेदारों में से एक हैं, अन्य प्रजातियों भी मनुष्य से दृढ़ता से जुड़ी हुई है और ज़रूरी नहीं है कि वे जो आप सोचेंगे। इंसान, मनुष्य और चिंपांजी में समानता है 98.8%। मनुष्य और कुत्तों में समानता है 94%। मनुष्य और बिल्लियों में समानता है 90%। मनुष्य और गाय में समानता है 80%। मनुष्य और फल मक्खियों में समानता है 60%। मनुष्य और केले में समानता है 60%। तो दोस्तों, आज आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे जीन किस किस से लिए गए हुए हैं। तो चलिए चौथी जानकारी की ओर चलते हैं। दोस्तों, 2.5 बिलियन साल पहले टी-रेक्स पृथ्वी पर घुमा करते थे, लेकिन यह एक बार में नहीं घुमा करते थे। यह एक अध्ययन में पाया गया है। एक टायरानोसॉरस रेक्स काफी डरावना लगता है। जब अब उनमें से 2.5 बिलियन की तस्वीरें लें, एक नए अध्ययन से पता चलता है कि कितने भयंकर डायनासोरस राजा शायद कुछ मिलियन वर्षों के दौरान पृथ्वी पर घूम रहे होंगे। गुरुवार के जनरल साइंस में एक अध्ययन के अनुसार शरीर के आकार, यौन परिपक्वता और जीवों की ऊर्जा जरूरत के आधार पर गणना का उपयोग करते हुए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्फेले की एक टीम ने पता लगाया कि 1,27,000 पीढ़ियों में कितने टी-रेक्स जीवित रहे हैं। यह अपनी तरह की पहली संख्या है, लेकिन त्रुटि के मार्जिन के साथ केवल एक अनुमान है जो टी-रेक्स के आकार का है। यहाँ पर बहुत सारे जबड़े हैं। अध्ययन के प्रमुख लेखक चार्ल्स मार्शल ने कहा, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया म्यूजियम ऑफ पैलियोंटोलॉजी के निदेशक, यह बहुत सारे दांत हैं, यह बहुत सारे पंजे भी है। प्रजाति लगभग 1.2 मिलियन से 3.6 मिलियन वर्षों तक उत्तरी अमेरिका में घूमती रही होगी, जिसका अर्थ है कि टी-रेक्स
रेक्स जनसंख्या घनत्व किसी एक क्षण में छोटा था। अध्ययन में कहा गया है कि एक जगह वॉशिंगटन डीसी या कैलिफोर्निया में 3800 के आकार के लगभग 2 होंगे। मैकलेस्टर कॉलेज के जीवाश्म विज्ञानी क्रिस्टी करी रोजर्स ने कहा, शायद बहुत से लोगों की तरह मैंने भी सचमुच यह सुनिश्चित करने के लिए डबल डेक किया कि मेरी आंखों ने मुझे धोखा नहीं दिया था जब मैंने पहली बार पढ़ा कि 2.5 बिलियन टी रेक्स कभी जीवित रहे हैं, अध्ययन का हिस्सा नहीं बना। तो दोस्तों, शायद आप जिस जगह अभी बैठे होंगे वहाँ पे भी शायद टी रेक्स कभी घुमा करते होंगे, है ना दोस्तों। ऐसे ही मज़ेदार जानकारी की ओर और एक बार चलते हैं 5वीं जानकारी की ओर। चलिए दोस्तों, क्या आप जानते हैं सूर्य की तुलना में 10 अरब गुना अधिक शक्तिशाली है सौर चमक। सौर ज्वाला गैस के विशाल विस्फोट जेट हमारे सूर्य पर आम है, लेकिन अन्य सितारों के बारे में क्या? यह पता चला है कि अन्य सितारे भी उन्हें पैदा करते हैं, जैसा कि खगोलविद लंबे समय से जानते हैं। लाल बौने तारे विशेष रूप से बड़े पैमाने पर सौर भड़क सकते हैं, लेकिन अब खगोलविदों ने एक युवा तारे पर एक नया और सौर चमक देखा है जो लगभग विश्वास को धता बनाता है। हमारे अपने सूर्य पर देखे गए किसी भी समय से 10 अरब गुना अधिक शक्तिशाली है। हवाई में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले खगोलविद ने 11 फरवरी 2019 को खोज की सूचना दी। सहकर्मी समीक्षित पेपर द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में प्रकाशित हुआ है। भड़कने की प्रारंभिक पहचान 26 नवंबर 2016 को हुई थी, जैसा कि खोज दल के प्रमुख अन्वेषक खगोलशास्त्री स्टीव मायर्स ने उल्लेख किया है। सौर ज्वालाएं तब होती है जब किसी तारे की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं मुड़ जाती हैं और एक दूसरे के साथ उलझ जाती है, जब तक कि वे टूट नहीं जाते। अंतरिक्ष में भारी मात्रा में ऊर्जा और अवेशित कणों को छोड़ते हैं। सूर्य पर एक विशिष्ट और सौर ज्वाला एक ही समय पर फटने वाले लाखों 100 मेगाटन हाइड्रोजन बमों के बराबर का ऊर्जा छोड़ती है। हालांकि इस अन्य युवा तारे पर देखी गई चमक उससे 10 अरब गुना अधिक शक्तिशाली थी। ज्वाला को ओरियन नेबुला में लगभग 1269 प्रकाश वर्ष दूर JW 566 नामक एक बहुत ही युवा तारे पर देखा गया था। केवल कुछ घंटों तक चलने वाला ऐसा माना जाता है कि यह शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में व्यवधान के कारण हुआ है, जो युवा बढ़ते तारे पर सामग्री फनल का कर रहा था, क्योंकि यह धीरे धीरे आसपास की गैस और धूल से द्रव्यमान प्राप्त कर रहा था। JW 566 एक परिवर्तनशील तारा है, विशेष रूप से एक टी तौरी तारा 10 मिलियन वर्ष से कम पुराना। हाइड्रोजन संलयन के लिए इसके मूल में प्रज्वलित करने के लिए पर्याप्त होने से पहले यह विकास की अवधि से गुजर रहा है। तो दोस्तों, आज की दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नए नए वीडियो पाने के लिए आप बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू।